Before I take forward this discussion on the fragmentation of the authority of the state, let me play out three very important walkthroughs which have been done. You know, we have a 1 hour of report. I'm breaking it down into number of parts. Let us play out those four important walkthroughs which have been done from ground zero Manipur. Let's play them out with vox pops and bites. इस वक्त हम चुराचांदपुर इलाके के पहाड़ों के अंदर मौजूद है और ये देखिए पहाड़ी रास्ते, और ये इस वक्त हम घाटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पहले हम टॉप पर गए और अब हम घाटी की तरफ जा रहे हैं। मकसद है हमारा उस फ्रंट लाइन तक पहुंचना जिसका जिक्र खुद HFC के वाइस प्रेसिडेंट ने सिमोन ने हमारे सामने किया कि इसी घाटी के अंदर एक फ्रंट लाइन बनाई गई है और उस फ्रंट लाइन का मकसद है कि सामने से अगर विरोधी गुट अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, यानी कि अगर इनके इलाके के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उस घुसपैठ को रोका जा सके। और अब हम उस फ्रंट लाइन के बेहद नज़दीक हैं और आप ठीक सामने देख सकते हैं रास्ते में छोटे छोटे गांव यहाँ पर पड़ रहे हैं इस पहाड़ी इलाके के अंदर। और ये जितने भी गांव आप देख रहे हैं, मोस्टली जो यहाँ लोग रह रहे थे वो सभी ज़्यादातर लोग अपने घरों को खाली करके यहाँ से जो रिलीफ कैंप बनाए गए हैं उन रिलीफ कैंप की तरफ जा चुके हैं। और अब ये पूरा रास्ता सुनसान है और ये देखिए किस तरीके से जंगलों के बीच से होते हुए हमारी गाड़ी इस वक्त उस फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रही है जो अब से कुछ देर बाद हमारे सामने होगी। और उस फ्रंट लाइन पर मकसद है जो तैनात किए गए हैं लोग, जो स्थानीय लोग हैं वो हथियारों के साथ वहाँ पर तैनात हैं और उनका मकसद यही है कि किसी भी तरीके से विरोधी गुट को अपने इलाके के अंदर आने से रोका जा सके। और आप देख सकते हैं किस तरीके से घना जंगल है और इस जंगल के बीच से होते हुए अब हम जल्द उस फ्रंट लाइन तक भी पहुँचने वाले हैं। हम इस वक्त फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो फ्रंट लाइन जो कि बेहद खतरनाक बताई जाती है। अक्सर उसी फ्रंट लाइन पर जो फायरिंग होती है, जो आए दिनों हमें सुनने में आती है, वो उसी फ्रंट लाइन के ऊपर अंजाम दी जाती है। और ये देखिए बेहद खतरनाक इलाका है और ठीक सामने पहाड़ी आप देख रहे हैं चारों तरफ, और कभी भी कहीं से भी यहाँ पर गोली चल सकती है। और यही वजह है कि मैंने इस वक्त यहाँ पर एक ब्लड प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। और ये देखिए साथ में ये वॉलंटियर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें उस फ्रंट लाइन पर लेकर जा रहे हैं। सभी हथियारबंद हैं और उस फ्रंट लाइन पर जाकर हम देखेंगे कि आखिरकार वहाँ पर हालात किस तरीके के हैं। TV9 भारतवर्ष सबसे पहले उस फ्रंट लाइन पर आपको लेकर जाएगा, आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाएगा कि आखिरकार किस तरीके से दोनों गुट आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के ऊपर वहाँ पर लगातार फायरिंग की जाती है। और जो ज़मीन पर कब्जे की बात अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, दरअसल वो फ्रंट लाइन है जो कि एक दूसरे को रोकती है एक दूसरे के इलाके में घुसपैठ करने से। और ये देखिए किस तरीके से इस वक्त हम एक ओपन जीप के अंदर मौजूद हैं और चारों तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ठीक सामने घना जंगल है, यहाँ कुछ नहीं पता कि कौन कहाँ से छिपकर यहाँ घात लगाए बैठा है और कब यहाँ से विरोधी गुट जो है इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग करे। और यही वजह है कि इस वक्त हमने अपनी सुरक्षा के लिए बाकायदा यहाँ पर जो ब्लड प्रूफ जैकेट होती है वो यहाँ पर पहनी। और ठीक सामने तस्वीरें मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन अमित वालियान आपको दिखाता रहे। ये देखिए किस तरीके से बेहद खतरनाक ये इलाका बताया जाता है और उसी इलाके के अंदर इस वक्त हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और उससे कुछ देर बाद हमारे सामने वो फ्रंट लाइन होगी जो कि अब तक किसी अदर चैनल या फिर किसी न्यूज़ चैनल पर आपने नहीं देखी है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस वक्त ये तमाम वॉलंटियर्स हैं जो कि अलग अलग पेशे से हैं, लेकिन अपनी जैसा कि इनका दावा है कि अपनी ज़मीन को बचाने के लिए इन्होंने अपने हाथों में हथियार उठाए हैं और इस वक्त ये लोग हमारे साथ उसी फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने आपको बंकर की तस्वीरें दिखाई, आपको चेक पोस्ट दिखाया, आपको अब हम ओपन ट्रक के अंदर आपको दिखाएंगे कुछ देर बाद वो फ्रंट लाइन जहां पर दोनों गुट आमने सामने होते हैं। और आमने सामने होने के बाद उसी फ्रंट लाइन पर ज़्यादातर फायरिंग की जाती है, घंटों फायरिंग चलती है। और ये जो इलाका है ये सबसे खतरनाक इलाका बताया जाता है, इसे बफर जोन भी यहाँ पर कहा जाता है, जिसके अंदर इस वक्त हम इस ओपन व्हीकल के अंदर मौजूद है। और ये देखिए हमारे साथ जो वॉलंटियर्स हैं वो भी हाथों में हथियार लिए हुए इस वक्त फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो इलाका है, ये जो पहाड़ी इलाका है, ठीक उसी पहाड़ी इलाके से सामने से यहाँ पर फायरिंग की जाती है और कहा जाता है कि कभी भी जो विरोधी गुट है यहाँ पर फायरिंग शुरू कर देता है। और यही वजह है कि अपनी सुरक्षा के लिए इस वक्त मैंने खुद यहाँ पर ब्लड प्रूफ जैकेट पहनी है। बिना ब्लड प्रूफ जैकेट के इस इलाके के अंदर आना बेहद मुश्किल है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से खुला मैदान और ठीक सामने आप ये देखिए पहाड़ी है और उसी पहाड़ी से बताया जाता है कि अक्सर यहाँ पर फायरिंग की जाती है। और इस फायरिंग के दौरान दोनों तरफ से कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और ये देखिए किस तरीके से लगातार जो वॉलंटियर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं हाथों में हथियार लिए हुए, और वो अब से कुछ देर बाद हमें उसी फ्रंट लाइन पर लेकर जाएंगे।
इस वक्त अब हम फ्रंट लाइन पर पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो फ्रंट लाइन है जहां पर ये देखिए किस तरीके से जो कुकी समुदाय है वो यहां पर 24 घंटे ठीक हथियारों के साथ इसी तरीके से पहरा देता है। और ठीक सामने जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, दरअसल ये वो पहाड़ी है जहां से बताया जाता है कि कभी भी फायरिंग शुरू कर दी जाती है और इसी रास्ते से लगातार घुसपैठ करने की कोशिश भी विरोधी गुट की तरफ से की जाती है। और ये जो लोग आप देख रहे हैं इस वक्त, ये अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए यहाँ पर हथियारों के साथ इस रास्ते पर ठीक इसी तरीके से 24 घंटे मौजूद होते हैं। ठीक सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहाँ पर बाकायदा बंकर बनाया गया है और उसी बंकर की मदद से ये लोग वहाँ पर जो फायरिंग होती है ठीक सामने से पहाड़ों के ऊपर से उस फायरिंग का जवाब देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कुछ घर भी आपको जले हुए दिखाई देंगे। ये दरअसल जिस वक्त हिंसा हुई थी उस दौरान ये घर यहाँ पर जलाए गए थे और उसके बाद से लगातार इस रास्ते पर यहाँ पर फ्रंट लाइन तैयार की गई है। देखिए हथियारों के साथ वहाँ पर बाकायदा एक शख्स आपको दिखाई देगा जो कि बंकर के ठीक नज़दीक खड़ा हुआ है। और ये वो रास्ता है, ये वो जगह है जहाँ जिसको फ्रंट लाइन कहा जाता है। TV9 भारतवर्ष आपको सबसे पहले ये फ्रंट लाइन इस वक्त यहाँ पर दिखा रहा है। और ये वो फ्रंट लाइन है जो कि सबसे ज़्यादा बफर जोन यानी कि सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका बताया जाता है। और ये देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर दूरबीन के जरिए यहाँ पर नजर रखी जाती है। ठीक सामने ये देखिए बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर ये लोग मौजूद हैं और ये देखिए किस तरीके से ये लोग इस दूरबीन की मदद से कोशिश करते हैं कि ठीक सामने नजर रखें, वहां पर बंकर पर नजर रखें विरोधी गुट के, और अगर वहां से कोई हलचल होती तो उसके बाद ये लोग जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं। और ये देखिए किस तरीके से ये जो घर आप देख रहे हैं, दरअसल ये घर डेविड का है, वो डेविड जिसकी बेहद बर्बरता से गर्दन जो है वो धड़ से अलग कर दी गई थी। और उसके बाद इसी गांव के अंदर जो विरोधी गुट है वो उस धड़ को लेकर, उस सर को लेकर यहाँ पर घूमता रहा ताकि दहशत पैदा की जा सके अपने विरोधी गुट के अंदर यानी कि कुकीज के अंदर। और उसके बाद ठीक ये वो जगह है जहां पर उसकी लाश को जलाया गया था और यहां पर बाकायदा फ्लैग भी लगाया गया। और ये देखिए जो तमाम लोग हैं वो आपको यहां पर वेपन्स के साथ 24 घंटे ठीक इसी तरीके से, चाहे बारिश हो या फिर कड़ी धूप हो, अंधेरा हो, 24 घंटे इसी तरीके से हथियारों के साथ आपको यहां पर तैनात दिखाई देंगे। ये वो फ्रंट लाइन है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। और इसी फ्रंट लाइन तक पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा पहाड़ों में। और ये देखिए किस तरीके से लगातार ये लोग यहाँ पर हथियारों के दम पर, इनका दावा है कि अपनी जमीन की रक्षा करते हैं, इस फ्रंट लाइन पर 24 घंटे यहाँ पर इन्हीं हथियारों के साथ तैनात रहते हैं। So basically, what has happened is what I can get, because these are different parts of the reportage which Jitendra has done, is that people have created fronts, and these fronts are on ethnic lines. These are not the natural boundaries. It's not like Himalayas. These fronts are not like there was a book on geography written by an author called Kaplan, the limits of geography, in which geography decides the way nations behave. For example, Pacific is important to the United States of America, or why Russia is fighting Ukraine because it's their soft underbelly. You can actually drive to Moscow because it's just 500 kilometers away and they don't have any natural barrier. Or why Himalayas are so important for India, or the why China's strategic interests are there in the South China Sea. So, Professor, it's very evident that the so-called front line is not a geographical front line; it's an ethnic front line, which are drawn based on where violence and violent incidents have happened. And the experience of being violated is something that has guided these people to come together and to protect these areas. So that's a kind of an instinctive way of protecting oneself. And this has certain amount of instrumentality, a certain kind of an instrumentation rather. And those instruments are not very important. What is important is this inner fabric of insecurity, this sense of being attacked, or this sense of being under the gaze of the enemy is something. So why can't we remove the gaze of the enemy? That's something very, very important in order to remove these barriers and artificial barricades that have come across all over. Now there are partners, there are parties involved in this kind of a division, in this kind of a readiness for fighting each other. So this should be de-escalated, and this de-escalation can happen provided there is enough works of care, enough caring hands really reach to everyone. That is not reaching.
Somewhere that overarching role of the state has gone down completely. It has decentered itself into this kind of vigilante activism. Activism is fine, but vigilantism resulting into a kind of an internecine clash in ethnic lines, turning into a kind of racial hatred, and combining with a kind of a sexist violence at this point of time is something reprehensible, barbaric, and it reminds you of Vietnam War. It reminds you of Nazi days. It reminds you all ghastly crimes against humanity. So the situation is such that such crimes can happen here in Manipur, and this is just unacceptable from the democratic point of view. I think a steady and a strict intervention must happen right now, but it is not just by putting boots on the ground. It is also by putting hands of care on the ground. So boots and hands must come together from the side of the state, which is not coming forth as much as it should have come forth. And this is a big regret. Days after days, we are regretting about it. We are thinking and talking in a very polished and a polite voice. Our voices are not heard. So we are in a lamentable situation, a total emptiness that surrounds us, that makes us pain, grief, and mourn about what that is happening in the state of Manipur, which is part and parcel of India. Why are you allowing it to degrade so much that it becomes a second Kashmir, that the entire security system becomes palpable and deplorable? That is not at all called for.